शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 10। ठीक है, ये आपकी हिंदी और मैथ्स की है, ये तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। तो चलिए पहले से पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छे से आप लोग इसे लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, विषय, क्लास, कार्यपत्रिका यानी कि 10 और अपने कक्षाध्यापक का नाम यानी क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये आपका हिंदी का पार्ट है। मैं आप लोगों से बार बार यही बात कह रही हूँ कि आप लोग जो वर्कशीट्स आती हैं इनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो वर्कशीट से ही आएंगे। क्योंकि देखिए आपको और कोई इस तरह से पढ़ाई हो नहीं रही पा रही है, ठीक है ना, आप कोचिंग वगैरह जा पा रहे हैं। इस वजह से जो भी आपको वर्कशीट के थ्रू पढ़ाया जा रहा है वही आपके लिए इस वक्त सिलेबस है और आप लोग उसको ही पढ़ें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, यानी कि जो पत्र हैं उनकी दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, यानी कभी भी उसकी कोई उपयोगिता में कमी नहीं आई है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस में कोई कमी नहीं आई है। पत्र जो काम कर सकते हैं वे संचार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता, यानी जो काम पत्र करता है वो और कोई नहीं कर सकता, चाहे मोबाइल एसएमएस कुछ भी हो। पत्र जैसे संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यानी अब कहने का मतलब ये है कि जो एक पत्र है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाता है, यानी कुछ राजनीति हो या कुछ भी हो, हर मामले में पत्र कहीं ना कहीं काम आता है। दुनिया का तमाम साहित्य यानी दुनिया में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं पत्रों पर केंद्रित है, यानी उनका मेन पॉइंट जो है वो पत्र ही है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। यानी ये जो हमारा विकास, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है उसमें भी हमें पत्र, देखिए पत्र का मतलब एक पत्र तो ठीक है, ये पत्र का मतलब होता है कि जो चिट्ठी आती हैं, लेकिन पत्र का मतलब वो भी होता है कि जो छोटे छोटे टुकड़ों पे हमें चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये मानव के लिए भी बहुत अनोखी भूमिका निभाई है। अब जैसे देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें अहमदनगर के किले में बंद किया गया था, तो उनके साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें उस किले में कैद किया गया था। किसने किया था? अंग्रेज़ों ने किया था। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते थे कि हमारे देश को आज़ाद करो, अंग्रेज़ों को ये बुरा लगता था। तो क्या है, वहाँ उनके साथ क्या हुआ या उन्होंने वो 1 साल या 2 साल की जो भी अवधि थी, समय अवधि है ना, उसको कैसे बिताया, वो उन्होंने किस में लिखा? वो उन्होंने ख़तों के ज़रिए यानी पत्रों के ज़रिए ही लिखा। तो क्या है, हम उनको ही पढ़ते हैं तभी आज हमें पता चलता है कि वो अहमदनगर के किले में इस तरह से कैद हुए थे। उसका प्रूफ हमें वहीं मिलता है। अगर वो इस तरह से पत्र नहीं लिखते तो क्या हमें मिल पाता? नहीं मिल पाता। ठीक है, इसी तरह से लिखते हैं, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, यानी कि पत्रों का जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो सबकी जगह एक ही है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। यानी पत्रों को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस सब भाषाओं में, सब मज़हब में, सब चीज़ में इक्वल है। जैसे पत्र को उर्दू में ख़त कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कादक या और तेलुगु में क्या कहते हैं? उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में क्रेडिट कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपको पता चला कि कैसे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग ज़बानों में पत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, यानी कि अब देखिए जो पत्र हैं वो जब आते हैं, चाहे भाई का है चाहे पापा का है, आप हॉस्टल में, तो क्या है वो आप उसे संभाल के रख सकते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो पापा ने मुझे ये ख़त भेजा था। तो क्या है वो चीज़ आप संभाल के रख सकते हैं, लेकिन क्या मोबाइल एसएमएस ये आप संभाल के रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि पता चला मोबाइल चोरी हो गया, पता चला मोबाइल टूट गया, लो मोबाइल रीसेट पड़ गया, सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, सारे मैसेजेस सब डिलीट। तो वो इम्पोर्टेंस नहीं रहता जो पत्र का है। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें? किसी को कोई संदेह नहीं। ठीक है, हर एक की अपने पत्र लिखने की कला होती है, यानी सब अपने अपने स्टाइल से लिखते हैं। अब मैं वीडियो बना रही हूँ अलग स्टाइल से, कोई और बनाएगा, हो सकता है मुझसे अच्छी बनाए, कोई और हो सकता है कि मैं उससे अच्छी बना रही हूँ। तो क्या है कि सबका अपना अलग स्टाइल है पढ़ाने का। हो सकता है मेरा स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, किसी और को ना आए। हो सकता है किसी और को किसी और का स्टाइल पसंद आए, मेरा ना पसंद आए। तो क्या है कि मतलब सबका हर चीज़ का अपना अलग अलग स्टाइल होता है और सबकी अपनी अपनी चॉइस भी होती है। हो सकता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा हो, लेकिन आपको ना पसंद आए, क्योंकि आपकी चॉइस वो नहीं है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि पत्र लिखने का भी अपना अलग अलग स्टाइल होता है सबका, और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। यानी देखिए
अब क्या है, अपना दायरे से मतलब ये है कि जब आप अपने भाई को ख़त लिखेंगे तो आप उससे थोड़ी-सी शैतानी भरी बातें कर सकते हैं। लेकिन वही ख़त, वही पत्र अगर आप अपने टीचर को लिख रहे हैं, तो क्या आप उनसे इस तरह से बात कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। उनसे जब आप बात करेंगे तो आप पूरे अदब के दायरे में, पूरे तमीज़ के दायरे में बात करेंगे। इसी तरह से देखिए, दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक-दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुँचते, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। ठीक है, भारत में ही अगर हम भारत की बात कर लें तो रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो अब आपको पता चला कि कितनी चिट्ठियाँ भारत में भेजी जाती हैं और कितनी अहमियत है इनकी हमारे लिए। अब क्या लिखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि, अब क्या कहा था पढ़ते हैं, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे, क्योंकि एक जगह से घोड़ों के जरिए ही जाया जाता था। कार, हवाई जहाज, ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी। उसके बाद पहिया आए, यानी पहिए आए कि यानी गाड़ियाँ बनी, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। अच्छा, खत खत के बाद जो डेवलप हुआ वो तार हुआ। ठीक है, और तार के बाद फिर आपकी नई नई चीज़ें आती रहीं। तार ने रीलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। ठीक है, अब देखिए, तार जो है ना वो दो चीज़ हो गई। एक तो तार आपके फ़ोन को भी कह सकते हैं, ठीक है, और दूसरा तार ख़त की एक तरह की चीज़ होती थी, उसको तार कहा जाता था। ठीक, वो मतलब जैसे स्पीड पोस्ट होती है ना, उसी टाइप से हुआ करता था। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रही है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि अब देखिए, उनके ज़माने तक मोबाइल तो नहीं आए थे, लेकिन टेलीफोन और वायरलेस तो आ गए थे। तो कह रहे हैं कि आगे दुनिया बदल ही रही है, कुछ ना कुछ नया नया आता ही रहेगा। अब उसी तरह से देखिए, शब्दार्थ हैं आपके, उपयोगिता यानी आवश्यकता, संचार यानी बातचीत या सूचना का आदान प्रदान, आधुनिकतम यानी नया से नया, है ना, सुतोष यानी तृप्ति या जो शांति मिलती है, साधन यानी उपकरण, सिलसिला यानी चलन, तमाम यानी पूरा, संपूर्ण। ठीक है, विवाद यानी झगड़ा, केंद्रित यानी आधारित, सहजकर यानी संभाल कर, संदेह माने शक, दायरा यानी क्षेत्र, अहमियत यानी महत्व। इस ये महत्व देखिए गलत लिखा है सॉरी। अब यहाँ क्या लिखा, हार कार्य यानी संदेश या चिट्ठी ले जाने वाले, जो मतलब डाक पोस्टमैन अंकल होते हैं, उनको कहा गया है। ठीक, अब क्या लिखा है, अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, आपके अनुसार पत्र, फ़ोन और एसएमएस एक दूसरे से कैसे अलग हैं? यानी पत्र जो है वो फ़ोन और एसएमएस से किस प्रकार अलग है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। कि अब यहाँ से लिखेंगे कि पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन या फ़ोन, एसएमएस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पत्र को हम रख सकते हैं संभाल कर, है ना, उनसे भावनाएं जुड़ी होती हैं, जो कि एसएमएस नहीं कर सकता। ये एसएमएस वगैरह से नहीं जुड़ती। जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो बस आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेंगे। और एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दी है कि पत्र को हम संभाल के रख सकते हैं, वो इतनी आसानी से फटते या मिसप्लेस नहीं होते जिस तरह से डिलीट हो जाते हैं एसएमएस वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। का अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो देखिए, पत्र हर तरह से नई नई भूमिकाएं निभाते रहे हैं और आगे भी निभा ही रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ से लिखेंगे कि दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है ना, और मानव सभ्यता के विकास के लिए भी इन्होंने अनोखी भूमिका निभाई है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए, यहाँ आपका क्या दिया गया है कि नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा है कन्नड़, तमिल, उर्दू, तेलुगु, संस्कृत और हिंदी। इन सब में क्या क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम पूरा आंसर देख लेते हैं। जो ऊपर लाइन आई है उस पूरी लाइन को हम एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से इसके आगे लिख देंगे कि कौन सी भाषा में क्या कहा था, और चाहे तो वो पैराग्राफ की तरह भी आंसर लिख सकते हो, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, पत्र को उर्दू में, सॉरी यहाँ पे रानी आया है ना, उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, है ना, कन्नड़ में कादक और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और खेत, तथा तमिल में कडिक कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप ये पूरा लिख सकते हैं आराम से। तो पूरा लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो जहाँ उर्दू लिखा है उसके आगे ख़त लिख दीजिएगा, जहाँ संस्कृत लिखा है वहाँ पत्र लिख दीजिएगा, जहाँ कन्नड़ है वहाँ कादक, ठीक, और जहाँ तेलुगु लिखा है वहाँ उत्तरम, जाबू और लेख लिख दीजिएगा, और जहाँ तमिल है वहाँ कडिक लिख दीजिएगा।
ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे पूरा जो मैंने पैराग्राफ बनाया वैसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप लिख लेंगे। चलिए तो लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब आपका यहाँ अगला क्वेश्चन क्या दिखा है, हमारे देश में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है यानी कि कोरोना वायरस, आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज डाली जाती जा रही होंगी? ठीक है, अब आपको इसका आंसर देना है। एक तो ये वाला तो ऊपर आपके पैराग्राफ से रिलेटेड है, ये वाला आंसर आपको खुद देना है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, आंसर देख लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं पैराग्राफ के हिसाब से यहाँ लिखा है भारत में हर रोज लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। ठीक, अब हमने बताया कि जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, तो मेरे अनुसार कम से कम 2 करोड़ चिट्ठियां आज भी डाक में डाली जा रही होंगी। क्यों? देखिए उसकी दो वजह हैं। एक, जब से महामारी का ज़माना शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में वापस चले गए हैं, तो इसलिए चिट्ठियों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन क्या है कि जो रिश्तेदार वगैरह दूर रह रहे हैं, तो उनसे हाल चाल पूछने के लिए फिर भी कभी कदार चिट्ठियों की ज़रूरत पड़ती है, वरना आजकल मोबाइल वगैरह से ही लोग बात करते हैं। चिट्ठियों का इतना इस्तेमाल ऑफिशियली यूज़ होता है, मतलब जब आप किसी सरकारी काम इन सब में करते हैं ना, तो चिट्ठियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। रिलेटिव्स में ज़्यादातर लोग फ़ोन पे ही बात करते हैं ना, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2 करोड़ चिट्ठियां ही भेजी जा रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पे आपका अगला क्वेश्चन लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्या थे और क्या हो गए। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कार्य, यानी हर कार्य का मतलब क्या था अभी बताया मैंने। जी बिल्कुल, जो डाक ले जाने वाले भैया होते हैं, यानी पोस्टमैन अंकल, है ना। और फिर क्या हो गए, तेज़ घोड़े आ गए, जिसके बाद पहिया आया, इसके बाद रेल और तार आ गए। ठीक है, जिससे भारी बदलाव आया, तार ने रेलों से भी तेज़ गति करी। ठीक है, और इसके बाद ये सिलसिला अभी चल ही रहा है, कभी ख़त्म तो हुआ नहीं, और अब टेलीफोन वायरलेस आ गए और दुनिया आगे बढ़ ही रही है, तरक्की कर ही रही है। तो देखिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के सेंटेंस है, इसलिए देखिए हमने इन्हें इन्वर्टेड कॉमा में भी कर रखा है। ठीक, तो आप भी इसे इन्वर्टेड कॉमा में करके ही लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा। तो जब हमसे ये पूछा जाता है ना कि किसने क्या कहा, तो हमें उनकी बातें बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम उतारनी होती है, उसमें हम बिल्कुल भी हेर फेर नहीं कर सकते। अगर हम हेर फेर करेंगे तो वो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम किसी की कही हुई बात को कहते हैं तो उसका सिंबल होता है कि उसे हम इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। अब आप देखिए आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है गतिविधि। ये आपकी गतिविधि है। देखिए अगर आप इसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी सी ये डिफरेंट होती है ना, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गतिविधि। अब यहाँ क्या लिखा है, अनूठी का अर्थ निराला या विशेष रूप से सबसे अलग होता है। ठीक है, यानी वो चीज़ जो सबसे डिफरेंट है। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में या आपके आसपास क्या क्या अनूठा है, उसका एक पिटारे में सहज कर दिखाइए। यानी कि आपको क्या करना है, एक बॉक्स टाइप का बनाना है, पिटारा यानी कि बॉक्स का चित्र बनाना है, और उसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें चिपकानी है जो चीज़ आपको अनूठी लगती है, यानी अलग लगती है और वो चीज़ से डिफरेंट लगती है। ठीक है, अब आपको उसको चिपकाना है, उसके बारे में आप लिख भी सकते हैं या उसके चित्र भी चिपका सकते हैं। तो अब आपको जो अच्छा लगे वो आप करेंगे। ये क्योंकि गतिविधि है, इसको आप खुद अपने हिसाब से करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, और उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो आपको लगता है कि अनूठी हैं, ये उनको आप चिपका लेंगे। फॉर एग्जांपल हाथ वाला पंखा जिससे हम हाथ से झलते हैं, वो अनूठी है, उसका रिवाज हमेशा रहा। यानी पुराने ज़माने में भी लोग हाथ वाला पंखा चलाते थे, झलते थे। आज भी जब बत्ती जाती है, लाइट्स नहीं आती हैं, तो आज भी एसी वेसी कितना भी तरक्की कर ली हो, एसी लग गए और सब कुछ लग गए, चिल्लर पिल्लर सब आ गए, लेकिन क्या है, जो उस पंखे का मज़ा है वो कहीं भी नहीं। आप जितने भी पुराने लोग देखेंगे सब वही पंखा आपको झलते हुए दिखेंगे, है ना। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि आप यहाँ पंखे का चित्र चिपका के उसके बारे में लिख सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं और उन्हें आप करेंगे। ठीक, तो मैं इसका आंसर आपको सिर्फ समझा दिया है, लिखाऊंगी नहीं, ये आप लोग खुद करेंगे। अब आप 8th क्लास के बच्चे, थोड़ा काम तो आप खुद भी करेंगे ना। चलिए, तो अब आपकी मैथ्स की वर्कशीट को शुरू करते हैं। तो आप लोग पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको इससे पहले वाली वर्कशीट में बता चुकी हूँ। तो आप लोग को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार पिछली वर्कशीट को देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इन इंटरेस्टिंग पजल, एक अच्छी बहुत मज़ेदार पजल है। क्या है, मुक्ता मैडम टुक
आउट अ हैंडफुल ऑफ मार्बल फ्रॉम अ बैग। ठीक है, यानी मुक्ता मैम ने क्या करा, एक थैले में से मुट्ठी भर के आपके मार्बल्स निकाले यानी कंचे निकाले, एंड पुट दैम, और उनको लिया इनटू अन अदर बैग, और दूसरे बैग में डाल दिया, एंड लैब, उसे बंद कर दिया, दैट बैग यानी उस बैग को क्या कर दिया, बंद कर दिया, एंड सेड, और कहा, टू द चिल्ड्रन, बच्चों से, दैट कैन एनी वन फ्रॉम यू टेल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल, यानी क्या तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सकता है कि इसके अंदर कितने कंचे हैं, विदाउट ओपनिंग द नॉट, यानी कि उस गिठा को खोले बिना, नॉट माने गिठा है ना, काउंटिंग द मार्बल एंड टेयरिंग दिस बैग, यानी ना आपको काउंट करना है और ना ही उस बैग को छूना है, बिना कुछ किए आपको सिर्फ एग्जैक्टली नंबर बताने हैं कि क्या है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बता दी, वो नहीं करना, उसके अलावा आप कर सकते हैं। तो फातिमा आंसर, अब उसमें एक बच्ची थी, उसका नाम था फातिमा, उसने आंसर क्या दिया, चलिए देखते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, व्हाट हैज़ बीन डन बाय फातिमा, फातिमा ने क्या किया, शी रिमूव्ड अ मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग, क्योंकि मैम ने सेकंड बैग को छूने को मना करा था, फर्स्ट बैग तो आप छू सकते थे, तो उसने उसमें से एक मार्बल निकाला, वेट इन ऑन द पैन, ठीक है, उसको उसने क्या करा, उसका वजन किया, इट हैज़ ऑफ 10 ग्राम्स, वो कितने ग्राम का निकला, 10 ग्राम का निकला। नाउ फातिमा, अब उस बच्ची ने क्या करा, वेटेड होल सेकंड बैग, उसने फिर पूरे बैग को नापा ऑन द पैन, एंड इट हैज़ ऑफ 330 ग्राम्स, ठीक है, यानी उसने एक कंचे का वजन करा तो कितना निकला, 10 ग्राम निकला, और जब उसने पूरे दूसरा वाला जो बैग था जिसको मैम ने लॉक करा था उसका 330 ग्राम निकला। देन फातिमा बिकम हैप्पी, और फातिमा खुश हो गई, एंड सैड टू मैम, और उसने मैम से कहा, दैट आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल, यानी मैम मुझे पता है इसके अंदर कितने मार्बल्स हैं। ऑल चिल्ड्रन गेट सरप्राइज्ड, सारे बच्चे हैरान हो गए। व्हेन मैम ऑल्सो सेड दैट द आंसर गिवन बाय फातिमा हैज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो तब हुई जब मैम ने कहा कि फ़ातिमा के द्वारा दिया गया आंसर बिल्कुल 100% सही है। देन फ़ातिमा, फिर उसके बाद क्या किया, फ़ातिमा ने एक्सप्लेन टू अदर चिल्ड्रन अबाउट द सॉल्यूशन, तो क्या हुआ, फ़ातिमा ने जो उसके क्लास के बाकी बच्चे थे उन्हें एक्सप्लेन करा कि उसने क्या किया। तो उसने बताया कि लेट नंबर ऑफ मार्बल इन सेकंड बैग्स के, यानी उसने कहा मैंने मान लिया कि सेकंड बैग में जितने मार्बल हैं उनके नंबर के हैं, मुझे नहीं पता क्या है, तो वेरिएबल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। देन द वेट ऑफ ऑल मार्बल ऑफ द सेकंड बैग मस्ट बी 15 इंटू के, यानी एक का वजन कितना है, 15, अब उसके अंदर केब है यानी कितने के हैं, तो अब उसको से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैं आपको एक बात पहले क्लियर करूं, हमेशा याद रखिए जब भी कोई वेरिएबल कांस्टेंट के साथ आता है तो जो साइन होता है वो लगते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई में नहीं लगता। फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए 15 प्लस के होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, 15 माइनस के होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय के होगा तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन 50 मल्टीप्लाई के होगा तो वो डायरेक्ट लिखा जाएगा। देखिए इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें एक सिंबल दिया हुआ है डिवाइड का ये वाला, लेकिन ना यहाँ कोई साइन होता है ना यहाँ कोई सिंबल होता है। हमेशा याद रखेंगे जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ इस तरह से लिखे हो तो इसका मतलब ये कि उनके बीच में मल्टीप्लाई है। ओके चलिए, तो अब यहाँ देखिए इसने से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया 15 से, क्योंकि एक मार्बल का जो वजन है वो 15 ग्राम है, तो जो के है यानी जितने भी मार्बल हैं वो 15 से ग्राम हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा कि उस पूरे बैग का वजन निकला 330। अब उसने क्या किया 15, ठीक है, के और इज इक्वल टू 330, यही होगा। अब उसने लिखा इक्वेशन को बिकम, ये इक्वेशन बन गई जो मैंने आपको दिखाई। अब दोनों तरफ 15-15 से उसने डिवाइड कर दिया। ठीक, क्या किया 15-15 डिवाइड किया, तो देखिए 15 के डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, और 330 डिवाइडेड बाय 15, दोनों तरफ उसने 15 से डिवाइड करा, तो इस 15 से तो ये 15 कट गया, यहाँ खाली के बचा, यही बचा ना आपका, देखिए यहाँ खाली के बचा। अब इसको आप काटेंगे 15 एक कम 15, 15 दूना 30, फिर ये इधर 30 हो जाएगा, फिर 15 दूनी 30। तो इसका मतलब उसके अंदर कितने कंचे आए, 22 कंचे आए, जो कि आपको देखिए यहाँ दिखाया गया है कि 15 से 15 कट गया और इसको काटा तो आंसर आया 22, यानी के की वैल्यू कितनी आई 22, यानी अब उसके अंदर जो है कितने कंचे हैं, 22 कंचे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या हुआ, जो हमने इतनी यहाँ लिखा ना कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है कि जो हमने ऊपर इतना ढेर सारा पढ़ा उससे निष्कर्ष क्या निकला, यानी उससे तात्पर्य क्या है, हमें क्या समझ में आया।
तो यहाँ देखते हैं वी से, यानी हमने देखा दैट पेन इज अ सिंबल, यानी ये जो तराजू है ये सिंबल है इक्विलिटी का। एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस इक्वेशन, और इसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। वी विल डू द ऑपरेटिंग ऑफ एडिशन, यानी कि हम प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं ऑन द बोथ साइड शीविंग इक्वल अमाउंट और सी नंबर। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब भी हम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस कुछ भी करते हैं तो एक तो इज इक्वल टू के इधर और इधर दोनों तरफ बराबर करते हैं, ठीक है, ताकि आंसर हमारा बैलेंस हो जाए। अब इन्होंने पहला क्वेश्चन आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल देन मीना, यानी मीना पास जितनी भी पेंसिल है रवि के पास उससे 5 ज़्यादा है, ठीक। इफ़ बोथ ऑफ दैम पेंसिल 19, तो यानी दोनों की मिला के 19 पेंसिल है, ठीक है। इन ऑल, तो यहाँ इनकी क्या पेंसिल है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे कुछ भी मान लेते, एक्स वाई जेड पी कुछ भी मान लेते, ठीक। हाउ मैनी पेंसिल डज हैव रवि एंड मीना हैव, यानी मीना और रवि के पास कितनी पेंसिल्स है। तो देखिए हमें मीना की और रवि की किसी की पेंसिल के नंबर तो पता नहीं है, लेकिन हमने क्या माना, मीना की पेंसिल को पी मान लिया, और रवि के बाद मीना से 5 ज़्यादा हैं तो p+5 मान लिया, ठीक है। और उसके बाद दोनों का जोड़ जो है वो 19 हो जाएगा, तो हमने क्या लिखा, p यानी कि मीना की पेंसिल प्लस p+5 यानी कि रवि की पेंसिल्स, और इज इक्वल टू 19, यही होगा, ठीक। अब क्या होगा, ये दोनों p जो है प्लस होके ये हो जाएगा आपका 2p + 5 इज इक्वल टू 19, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम 5 से माइनस कर देंगे, तो जब देखिए आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ आपकी इक्वेशन बनी 2p + 5 - 5 इज इक्वल टू 19 - 5, यही इक्वेशन बनी। तो ये -5 से -5 कट गया, अब आपका 2p इज इक्वल टू, यहाँ 19 में से 5 माइनस हुआ 14 बचा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में इसको आप डिवाइड में ले आएंगे, ये कट जाएगा 4 2 1 2 2 7 14, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर क्या आ गया, देखिए ये तो आपका आंसर आ गया 7, यानी मीना के पास कितनी पेंसिल है, 7। अब मीना पास 7 है तो जो रवि है उसके पास कितनी होंगी, 7 + 5 कर देंगे आप, तो उसके पास हो गई 12, ठीक है। अब आप देखिए अगर दोनों को, तो एक के पास है कितनी पेंसिल 7 और एक के पास है 12, तो देखिए दोनों का नंबर हो गया 19, तो टोटल नंबर जो उन्होंने कहते निकल लिया है ना, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ इन्होंने क्या बोला कि हमने क्या ऑब्जर्व करा, फ्रॉम अबव एग्जाम्पल्स, ऊपर के एग्जाम्पल्स को हमने देखा तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि वन साइड ऑफ लेफ्ट, ठीक है, वन साइड और लेफ्ट साइड इज द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड अदर साइड और राइट साइड इज द फॉर्म ऑफ नंबर। द नंबर प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड विद साइन ऑफ एडिशन वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑफ राइट। देखिए यहाँ जो लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना वो मैं आपको समझा देती हूँ। आपको यहाँ पे जो इंग्लिश लिखी है थोड़ी सी कंफ्यूजन करके लिखी है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। तो देखिए जब भी कोई इक्वेशन होती है उसके बीच में ये बराबर का निशान होता है, ठीक है। जब हम इधर माइनस करते हैं, कोई नंबर इधर माइनस में और वो हम अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इधर लेके जाते हैं तो वो इधर माइनस भी होता है, वो इधर प्लस में हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये 2p आपके इधर मल्टीप्लाई में था, जब ये इधर से हटा तो इधर किस में आया, डिवाइड में, समझे। तो हमेशा याद रखिए इक्वल टू कि अगर कोई चीज़ इधर प्लस में है वो इधर माइनस में हो जाएगी, अगर इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगी, ठीक। इधर से इधर जाएगा तो ठीक, और अगर इधर से इधर आएगा तो भी चेंज होगा, अगर इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। सेम इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में होगा, ठीक। और अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। आ रही समझ में। तो कोई भी चीज़ अगर अपनी जगह बदलती है और ख़ास तौर से इक्वल टू के बाद अगर जगह बदलती है तो उसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब अगर हम इसे पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, यानी ऊपर के एग्जाम्पल से हमने ये ऑब्जर्व करा दैट वी कैन कन्वर्ट वन साइड यानी लेफ्ट साइड से, अगर कोई चीज़ को, कोई वेरिएबल को हम दूसरी साइड यानी राइट साइड को पलटते हैं नंबर में तो क्या होगा, द नंबर प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड, जो नंबर विथ साइन यानी जो नंबर लेफ्ट साइड में जिस साइन के साथ प्रेजेंट है, मान लो अगर वो एडिशन के साथ प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, सिमिलरली सेम ऐसा ही होता है, द नंबर दैट हैड मल्टीप्लाई ऑन लेफ्ट साइड वी डिवाइड दैट सेम साइड, सेम नंबर है ना,
ऑन द राइट साइड। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया ये वही चीज़ है। अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, जब आप क्लास में होते हैं, आपको मैम ने एक बार समझाया, आपके समझ में नहीं आया तो आप क्या कहते हैं, मैम प्लीज़ रिपीट करेंगी। अब ये बात है वीडियो की। अब मैं दोबारा से रिपीट करके आपके लिए वीडियो बनाऊं और मुझे पता भी नहीं है कि आपको क्या कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए क्या है, आपके पास ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्या लग रहा है, आप इसे डाउनलोड कर लिया करें सबसे लो मीडियम पे। ठीक, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, फिर आप जितनी दिल चाहे उतनी बार देख सकते हैं। एक बार डाउनलोड करेंगे आपकी 30 या 40 MB जो भी आपकी लग जाएगी, लेकिन ये कि आप उसको जितनी बार दिल चाहे देख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग इसे डाउनलोड करें और देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो दोबारा देखें, उससे क्या रहेगा कि आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम टाइम आएंगे, जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, आपकी वर्कशीट से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के। क्यों? क्योंकि आपकी और कोई तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो जो पढ़ाई हो रही क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं ना हमेशा। अब आपकी पढ़ाई वर्कशीट से हो रही है तो आपके क्वेश्चन भी वर्कशीट से ही आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहला यहाँ क्या लिखा है, लेट्स डू सम अदर एग्जाम्पल। अभी आपको करने हैं खुद। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, y-7 इज इक्वल टू 27। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप देखिए, जैसा अभी हम लोग पिछले पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये देखिए y-7 था, तो जब y7 इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो y प्लस कितना हो जाएगा, 27 प्लस 7 इज इक्वल टू 34। तो y की वैल्यू कितनी निकली आपकी, 34। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ लिखा है 7/2l इज इक्वल टू 2/7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 7/2l है और इधर 2/7 है, यही क्वेश्चन है आपका। अब क्या होता है, जो ये 2 है ये इधर किस में है, डिवाइड में, तो इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, और 7 ये 7 रहेगा। ठीक है, अब ये 7l जो इधर था, इसका l इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो 1 के साथ आता है। ठीक, तो आप देखिए 4 1 सा 4 हो जाएगा और 7 7 सा 49। ठीक, या बल्कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम इस पूरी डिजिट को इधर लेके आएंगे तो ये उल्टी होके आएगी। कैसे आएगी, ये 7/2 है ना, ये 2/7 के रूप में आएगी। ठीक है, तो जैसे 2 है इसके नीचे 7 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 और 7 7 ज़ा 49। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से, ये जैसा ये दिख रहा है आपको, इसको भी आप लिख लेंगे, ये तरीका भी ठीक है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपका लास्ट बचा है 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यही आपकी इक्वेशन है, 9u, ठीक है, अपॉन में 1 हो जाएगा और प्लस 2u अपॉन में 7 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा, यही है। तो अब क्या करते हैं, हम पहले नीचे वाले डिजिट की ले लेते हैं LCM। तो इसका LCM हो जाएगा 7, और जब हम 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, और उसके बाद हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 63 प्लस 2 हो जाएगा 65। और इधर भी हम 7 इधर था ना, वो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक, तो ये 4 × 7 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 28। अभी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह से ही उतार लेंगे जैसे मैंने लिखा है ना, आप सेम एज इट इज इसे ऐसे ही उतार लें, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।